23 की तकरार किसकी सरकार। जी हां, नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव 2023 की। हम आपके लिए लेकर आए हैं चुनाव का बेहद खास कार्यक्रम और चुनाव के इस खास कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं हर वो सियासी खबर जिससे वाकिफ होना आपके लिए है जरूरी। यानी हमारे इस कार्यक्रम में सियासत का हर पहलू नजर आएगा, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। बुलेटिन में सबसे पहले बात इलेक्शन टुडे की, जिसमें हम आपको उस खबर से रूबरू कराते हैं जो सियासी गलियारों में चर्चा में रही और किसी न किसी रूप में चुनाव में असर जरूर डालेगी। आज इलेक्शन टुडे की खबर है हमारी सियासत में ऐसी कोई चीज नहीं जो मुद्दा ना बने, फिर वो चाहे टी शर्ट ही क्यों ना हो। जैसे कि आजकल राहुल गांधी की टी शर्ट बनी हुई है, ये देखिए तस्वीरें। दरअसल राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और एक ही टी शर्ट वो पूरे यात्रा में पहने नजर आते हैं। अब यात्रा दिल्ली पहुंच चुकी है जहां बहुत ज्यादा ठंड है, बावजूद इसके वो केवल टी शर्ट में नजर आ रहे हैं। आज उनसे जब कांग्रेस स्थापना दिवस के कार्यक्रम के दौरान ये पूछा गया कि आज भी टी शर्ट, तो उन्होंने सहज होकर जवाब दिया कि अभी तो टी शर्ट ही चल रही है, जब नहीं चलेगी तब देखेंगे। वैसे राहुल की टी शर्ट पहनने को जहां कांग्रेस नेता उन्हें सुपर ह्यूमन बता रहे हैं, तो बीजेपी इस पर चुटकी ले रही है। मॉर्निंग सर, ठीक है, टी शर्ट ही रहेगी क्या लगातार चल रही है। गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग सर, ठीक है, टी शर्ट ही रहेगी क्या लगातार चल रही है। तो सुना आपने किस तरह सहज होकर मुस्कुराते हुए राहुल गांधी कहते हैं कि अभी तो टी शर्ट ही चल रही है। और यही ऐसा कुछ सवाल जब एक पत्रकार ने बीते दिनों कहा था कि आप हजारों किलोमीटर चल रहे हैं, पैर नहीं दुखते आपके, तो वो कहते हैं मुस्कुराते हुए कि भाई ये सवाल मेरी जगह आप किसी किसान से पूछिए। एक किसान, एक मजदूर अपने जीवन में 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा चलता है। हालांकि देखिए राहुल गांधी की टी शर्ट को लेकर जहां कांग्रेस इसे सुपर ह्यूमन बता रही है, तो बीजेपी इस पर चुटकी ले रही है। उन्हें कोई बता ही नहीं रहा है कि सर्दी आ गई है, कोई उन्हें बता दे। उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, किसी को बता देना चाहिए। मैं तो समस्त कांग्रेसियों से कहूंगा कि उनके स्वास्थ्य की चिंता करें और उन्हें बताएं। राहुल गांधी की टी शर्ट ही नहीं, उनकी मां यानी सोनिया गांधी के साथ भी उनकी एक तस्वीर काफी चर्चा में रही। कांग्रेस के 138वें स्थापना दिवस के मौके पर दिल्ली में राहुल गांधी बाल स्वरूप की झलक में नजर आए। राहुल गांधी का एक देखिए आप चाइल्डिश प्रताप, बेटे और मां दोनों नजर आ रहे हैं। दरअसल इस वीडियो में आप देखिए सोनिया गांधी के पास उनके बेटे राहुल गांधी बैठे हैं। सोनिया गांधी पास में बैठी कांग्रेस नेत्री से चर्चा कर रही है और तभी बीच में राहुल गांधी अपनी मां के गाल को प्यार से छूते हैं, मानो शायद राहुल गांधी को लेकर ही कुछ चर्चा चल रही हो। अब देखिए क्या चर्चा चल रही है ये तो स्पष्ट नहीं कहा जा सकता, सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन जरूर राहुल गांधी के विषय पर कोई बात चल रही थी, जिस पर राहुल गांधी मुस्कुराते हुए अपनी मां सोनिया गांधी के गाल को छूते हैं। चलिए अब देखिए, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि खबर तब तक पूरी नहीं होती सियासत में जब तक कि उसके एंगल को हम ठीक से ना समझ लें, और इस एंगल को समझने के लिए हमने आपके लिए चुनाव शाखा बनाई है, जहां वो तमाम सियासी रिकॉर्ड हैं जो आपको किसी भी खबर के मायने को समझने में मदद करेंगे। तो चलिए सीधा चलते हैं अपनी चुनाव शाखा, जहां मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेंद्र सिंह राजपूत जी। शैलेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका, और जरा समझाएं हमारे दर्शकों को, खासतौर पर राहुल गांधी को लेकर हम देखते हैं शुरू से ही काफी उनके वीडियोस ऐसे सामने आते हैं जो सियासी का विषय तो रहते ही हैं सियासत का, लेकिन इन दिनों टी शर्ट को लेकर काफी उन्हें ट्रोल भी किया जा रहा है। कांग्रेस जहां सुपर ह्यूमन बता रही है, बीजेपी तंज कस रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, राहुल गांधी कई कारणों से चर्चा में रहे हैं अभी तक, पिछले जब से उनका राजनीतिक कैरियर है, लेकिन इस बार बहुत डिफरेंट रीजन के कारण वो चर्चा में, और वो है टी शर्ट। देखिए, ये एक सियासी मनोविज्ञान होता है कि जो ब्रांड वैल्यू होती है नेता की, उसमें उसकी पोशाक हो या हम वेशभूषा कहें, उसका बड़ा महत्व होता है। तो अब हम शुरू से देखते हैं, अगर हम आज़ादी के समय से ही देखें तो महात्मा गांधी का एक खास स्टाइल था कपड़ा पहनने का, सिर्फ धोती पहनते थे वो, और उनकी उस भावभंगिमा ने काफ़ी प्रभावित किया था लोगों को। उसके बाद नेहरू जी आए तो नेहरू जैकेट काफ़ी
काफ़ी लोकप्रिय हुआ। उसके बाद इंदिरा गांधी की साड़ी हो, चाहे उनका हेयर स्टाइल हो, उसकी खूब चर्चा होती थी और उनकी लोकप्रियता में वो मदद भी करती थी। उसके बाद राजीव गांधी का खास स्टाइल था, वो शॉल को पहनते थे एक तरफ से, तो वो युवाओं ने अपनाया। उसके बाद अब हम मोदी जी की बात करें तो हाफ स्लीव्स के कुर्ते उनके कारण ही काफ़ी लोकप्रिय हुए और उनकी तरह तरह की रंगीन जैकेट्स फेमस हुई। तो ये जो ब्रांड वैल्यू होती है नेता की, उसमें इसका बड़ा महत्व होता है। तो राहुल गांधी को लेकर लेकिन जो उनकी जिस तरह की शख्सियत रही है, ऐसा कुछ एस्टेब्लिश नहीं हो पाया था उनका, लेकिन ये पहला मौका है। अब ये रणनीति के तहत है या अपने आप हो गया ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनकी टी शर्ट अब चर्चा में है और वो उनका एक पहचान सी हो गई है और उसको बहुत इंजॉय भी कर रहे हैं वो। आज दिल्ली में आपने देखा होगा उनकी बॉडी लैंग्वेज, और जिस तरह से किसी पत्रकार ने पूछा कि आज भी टी शर्ट, तो उन्होंने जो जवाब दिया, हालांकि वो बहुत साधारण सा जवाब था, लेकिन वो चर्चा में तो आ ही गया। तो ये अच्छी बात है राहुल गांधी के लिए कि एक उनकी जो पोशाक को लेकर वो चर्चा में है। देखिए, कोई भी नेता जब किसी छोटी वजह से चर्चा में आता है तो उसकी वजह सिर्फ वो छोटी वजह नहीं होती, वो एक उस समाज में, मतलब वो चर्चा में है, खबरों में है, उसका एक पैमाना होता है। जैसे मोदी जी के लिए भी कहा जाता था सूट बूट की सरकार, राहुल ने उनको सूट बूट की सरकार के आरोप लगाए जब उनका एक बहुत महंगा सूट चर्चा में आया था। लेकिन ये कभी कभी उल्टा भी पड़ जाता है। जिस तरह से मोदी जी को उस मुद्दे को लेकर आरोप लगाए गए तो वो उनकी ब्रांड वैल्यू और उसमें बढ़ी। तो राहुल गांधी अब इस जो उनको जो ये एक चर्चा में आए हैं टी शर्ट को लेकर, इसको वो कैसे मैनेज करते हैं, कैसे आगे लेके जाते हैं, या कोई ऐसी गलती तो नहीं करते कि उन पर उल्टा पड़ जाएगा, ये जरूर देखने वाली बात होगी। दीपक, दूसरी हम तस्वीर जो देख रहे हैं शैलेंद्र जी, जिसमें राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के साथ नजर आ रहे हैं, ये तस्वीर आपको क्या लगता है, क्या मैसेज दे रही है? क्योंकि हाल ही में जब दिल्ली पहुंची थी भारत जोड़ो यात्रा, तो राहुल गांधी अपनी मां को भेंट एक तरह से गले लगकर मिलते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। प्रधानमंत्री की माताजी बीमार होती है तो वो ट्वीट भी करते हैं और बताते हैं कि एक माँ बेटे का रिश्ता कितना महत्वपूर्ण होता है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि ये यात्रा एक तरह से राहुल गांधी की छवि बदलने की यात्रा है। तो वो हर वो कोशिश कर रहे हैं जिससे वो कनेक्ट पैदा कर सके, चाहे फिर वो लोकल कनेक्ट हो या मतदाता, पूरे देश के मतदाताओं के साथ कनेक्ट हो या अपनी पार्टी के साथ कनेक्ट हो। तो इस तरह की तस्वीरें हमेशा एक जनता में जब जाती हैं तो एक कनेक्ट पैदा होता है। जैसे कि मोदी जी की तस्वीरें हैं अपनी माँ के साथ, जब वो वायरल होती हैं तो काफ़ी असर होता है उसका, क्योंकि हमारा भावुक समाज है और जिस तरह से हमारे समाज का ताना बाना है, पारिवारिक हमारे मूल्य है, तो एक कनेक्ट करने में ये छोटी छोटी बातें ज़्यादा असर करती हैं बजाय बड़े बड़े मुद्दों के। तो राहुल गांधी ये चीज़ें कहीं ना कहीं समझ रहे हैं। आज की तस्वीर भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो क्रिएट की गई हो या जानबूझ के हो, लेकिन जो तस्वीर आई है उसका असर तो होगा ही और हो भी रहा है। और राहुल गांधी जिस तरह से अब उनकी बॉडी लैंग्वेज रिलैक्स है दिल्ली में, अभी वो 3 तारीख तक हैं, और उसके बाद देखिएगा 3 तारीख के बाद जब ये यात्रा आगे बढ़ेगी तो इसमें एक अलग मोड में वो नजर आएंगे। और अब बातें कहाँ पर ठहरती हैं, क्या है, ये जरूर देखना होगा। लेकिन हाँ, इतना है इस यात्रा के दौरान केंद्र में है, खबरों की केंद्र में है राहुल गांधी। दूसरी तरफ शैलेंद्र जी, एक बहुत छोटा सा सप्लीमेंट सवाल ये भी है, मैं इस पर भी आ रहा था। वो तस्वीर को हम देखें तो शायद हम कह सकते हैं कि हो सकता है राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी पास में बैठी कांग्रेस नेत्री से राहुल गांधी के शादी को लेकर बात कर रही हो, ये भी हो सकता है, जिस पर राहुल गांधी गाल पकड़ लेते हैं सोनिया गांधी का। दूसरी तरफ आज जब सवाल पूछा गया उनसे तो वो कहते हैं शादी को लेकर कि जिसमें उनकी दादी और उनकी माँ, यानी कि वो अपनी इंदिरा गांधी दादी को लेकर भी इशारा कर रहे हैं और सोनिया गांधी को लेकर भी इशारा कर रहे हैं, जिसमें दोनों की झलक हो। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये बड़ी सीधी सी बात है, उन्होंने बिल्कुल सीधे सीधे कहा हो, लेकिन हमारा मीडिया का काम है चीज़ों को उसका मतलब निकालना। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि देखिए, जब इंदिरा गांधी की वो बात करते हैं तो आज भी इंदिरा गांधी परिवार में वो शख्सियत हैं जिनका पहचान आज भी गांव-गांव तक हो, उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक। तब जब वो उनसे कनेक्ट करते हैं तो निश्चित रूप से अपना कद बढ़ा लेते हैं और वो उनकी याद दिलाते हैं, उनकी पारिवारिक जो लेगेसी है गांधी परिवार की, उसकी याद दिलाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा बहुत कुछ वो कर रहे हैं राहुल गांधी। और आज आपने दिल्ली में 3-4 घटनाएं देखी होंगी जो बड़ी देखने में बड़ी छोटी छोटी है, लेकिन ये बहुत बड़ा अंतर पैदा करती हैं। तो कांग्रेस अब उन चीज़ों को शायद समझ रही है, ये अब रणनीति के तहत है या अपने आप हो रहा है, ये जरूर एक चर्चा का विषय हो सकता है। जी दीपक, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र जी इस खबर पर जुड़ने के लिए और विश्लेषण करने के लिए चुनाव शाखा में आपका। और अब बारी है हमारे खास सेगमेंट बूथ बाजा की, जिसमें आज हम आपको लेकर चलते हैं छतरपुर जिले की महाराजपुर विधानसभा सीट। बुंदेलखंड की इस अहम विधानसभा सीट पर दशकों तक बीजेपी का कब्जा रहा, लेकिन अब समीकरण बदल चुके हैं और 2018 में कांग्रेस ने यहां जीत दर्ज कर
अपना परचम लहराया है। आगामी विधानसभा चुनाव यानी 2023 को लेकर आज हम आ गए हैं महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र में। महाराजपुर विधानसभा की अगर बात की जाए तो 1961 में इसका परिसमन हुआ था और 1962 से लगातार विधानसभा चुनाव होते आ रहे हैं और जिनमें 13 चुनाव अभी तक हो चुके हैं। जानेंगे कि आखिरकार जनता के मन में क्या उथल पुथल चल रही है, इस पूरे परिदृश्य को लेकर जनता के मन में क्या सवाल हैं। तो आइए समझते हैं, जनता से पूछते हैं, जानते हैं और देखते हैं कि उनकी नब्ज आखिरकार क्या कहती है। छतरपुर जिले की महाराजपुर विधानसभा सीट 3.5 लाख मतदाता वाली ये सीट दशकों तक बीजेपी का गढ़ रही, लेकिन 2018 में कांग्रेस के नीरज दीक्षित इस अवैध गढ़ को भेदने में कामयाब रहे। नीरज दीक्षित ने पूर्व विधायक मानवेंद्र सिंह को 15,000 मतों से हराकर कांग्रेस का परचम लहराया। अब तक हुए 13 चुनावों में जनसंघ और बीजेपी ने 8 बार जीत हासिल की है। कांग्रेस एक बार फिर जीत के इरादे से मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। कमलनाथ सरकार में हुए विकास कार्यों का हवाला देकर जीत का दावा किया जा रहा है। जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी की 15 माह की सरकार थी, उसमें जो जनहितैषी जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई वो आज धरातल पर जनता को दिख रही है। तो उन योजनाओं के पक्ष में उन्हीं योजनाओं को ले जा करके हम जनता के बीच में जा रहे हैं। आज हमारे पूरे जिले में जिला कांग्रेस कमेटी, चाहे वो ब्लॉक अध्यक्ष हो, मंडल सेक्टर, बूथ कमेटियां सब गठित हो चुकी हैं और हम मजबूत स्थिति में हैं और पुनः हम 25,000 वोटों से जीतेंगे। बीजेपी यहां हमेशा मजबूत रही है। 5 बार रामदयाल अहिरवार यहां से जीते तो फिर मानवेंद्र सिंह ने इस विरासत को आगे बढ़ाया। 2018 में जरूर बीजेपी के हाथ निराशा लगी, लेकिन एक बार फिर जीत की पूरी उम्मीद पार्टी जता रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस विधायक के कार्यकाल में विकास की गति थम गई है। साथ ही उनका कहना है कि शिवराज सरकार की योजनाओं से जनता को फायदा मिल रहा है और इसका फायदा चुनाव में बीजेपी को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का जो गत चुनाव था उसकी परिस्थितियां अलग थी। इस बार का जो चुनाव है, जनता बहुत परेशान हो गई है कांग्रेस के 1.5 साल के शासन में और कांग्रेस की जनप्रतिनिधि के कारण। क्षेत्र में विकास के सारे काम रुके हुए हैं। इसके कारण जनता भी ये सोच के बैठी हुई है कि चुनाव कब आए और कब हम भारतीय जनता पार्टी के एमएलए को जिता करके महाराजपुर से भेजें। 2 नगरपालिका और 2 नगर परिषद इस विधानसभा क्षेत्र के तहत आते हैं। मूल रूप से पान की खेती करने वाले महाराजपुर और मलहरा क्षेत्र के लोग इसकी उपेक्षा से परेशान हैं। लोगों का कहना है दोनों ही पार्टियों ने पान विकास निगम बनाए जाने का वादा किया, लेकिन ये सिर्फ चुनावी घोषणा बनकर रह गई। जबकि कभी यहाँ का पान पाकिस्तान और सऊदी अरब तक जाता था। वहीं विकास को लेकर जनता की मिलीजुली राय देखने को मिलती है। नहीं, अभी जो वर्तमान स्थिति है वो विधायक जी के कार्यकलापों से एक तरफा कार्यक्रम नहीं हो रहा है। ये किसी की सुनते नहीं है और यहाँ भाजपा का विधायक नहीं है, कांग्रेस का है, इसलिए सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। और हम चाहते हैं कि बिजली की व्यवस्था ठीक है, सब जगह से ठीक है। कहीं यूपी में भी लाइट भेजते हैं बिजली वाले, उसका कोई देख रेख नहीं कर रहा है। खाद का ऐसा है कि जो किसान डिफाल्टर हैं उन्हें वो ही परेशान हैं, बाकी सब अच्छा है। विधानसभा में बहुत अच्छा काम हो रहा है। बीजेपी सरकार अच्छा काम कर रही है, कांग्रेस से 100% अच्छा काम कर रही है और इसके आगे भी बीजेपी ही आएगी, क्योंकि जो काम कर रही है, जो कांग्रेस ने 70 साल में नहीं किया है, जो किया है बीजेपी ने। इस बार जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को ही जिताएगी, भले ही वो प्रत्याशी कोई हो। क्या है कि जो सरकार में जो प्रतिनिधि बैठे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के बैठे हैं, विधायक कांग्रेस का है, तो कहीं ना कहीं जनता अपने काम के लिए बहुत परेशान होती रहती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि यहाँ बैठाना जनता चाहती है। यहाँ सबसे पहले तो जो बेरोजगार लोग हैं उसके लिए ना तो कोई शासन की तरफ से कोई फैक्ट्री है, ना रोजगार के लिए ना कोई कंपनी है, ऐसे कोई उद्योग नहीं है। मेन कारण सबसे बड़ा ये है कि यहाँ बेरोजगारी ज़्यादा है और बेरोजगार के कारण यहाँ से आदमी पलायन करके दिल्ली, मुंबई, अन्य जगह अपने काम ढूंढने के लिए जाता है। समीकरण नए हैं, मुद्दे जाने पहचाने हैं, लेकिन जनता भी अपने नजरिए से नजर बनाए हुए है और आखिर में वही तय करेगी कि महाराजपुर में किसका राज होगा। अभी फिलहाल कुछ भी कह पाना
संभव नहीं होगा, क्योंकि चुनाव को लेकर अभी काफ़ी समय है। तब तक जनता के मन में आखिरकार क्या चलता है, जनता आखिरकार किसके पक्ष में जाती है, ये आने वाला समय ही बताएगा। शिवेंद्र शुक्ला, बंसल न्यूज़, छतरपुर। और चलिए महाराजपुर के सियासी इतिहास को भी समझ लीजिए। सीट के छतरपुर जिले की काफ़ी अहम सीट है ये, जहां 3.5 लाख, करीब 3 लाख से अधिक मतदाता हैं यहाँ। 2018 में कांग्रेस के नीरज दीक्षित ने यहाँ पर जीत हासिल की थी। यहाँ पर 2018 में कांग्रेस के नीरज दीक्षित विजयी रहे थे। दशकों तक सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। 5 बार बीजेपी से ही रामदयाल अहिरवार ने जीत हासिल की। यहाँ पर बीजेपी के मानवेंद्र सिंह भी विधायक रहे। बोले तो नेताजी में आज मिलिए बीजेपी नेता राम दांगोरे से, जो खंडवा की आदिवासी बाहुल्य सीट पंधाना से विधायक हैं और बीजेपी में प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं 2023 चुनाव की वो किस तरह तैयारी कर रहे हैं। 23 की तकरार किसकी होगी सरकार में, आज हमारे साथ मौजूद है पंधाना के युवा विधायक राम दांगोरे। आइए इनसे ही बात करते हैं कि किस तरह के मुद्दों के साथ ये चुनाव में गए थे और आने वाले चुनाव में किस तरह की तैयारियां कर रहे हैं। विधायक जी बताइए, 2023 का चुनाव आने वाला है, किस तरह की तैयारियों में भाजपा? देखिए, पार्टी अपने स्तर पर लगी हुई है। प्रदेश नेतृत्व जैसा निर्देशन करेगा हमको उसका पालन करना है और 2023 के चुनाव में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बन रही है, क्योंकि जन कल्याण के काम हमने करे। 15 महीने की सरकार में कांग्रेस ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी उनको बंद कर दिया गया, जिससे जनता में खासी नाराजगी थी। और उसके बाद में जब हमारी सरकार आई तो हमने उन सारी योजनाओं को चालू कर दिया और लगातार जन कल्याण के काम कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं और हर महीने लगभग 3 लाख युवाओं को हम लोग प्राइवेट सेक्टर में रोजगार दे रहे हैं, उनके उद्योग चालू कर रहे हैं। और जो भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई थी, लगभग 1.25 लाख सरकारी वैकेंसियाँ हमारी सरकार निकालने के लिए जा रही है। 2023 के पहले जब आपने चुनाव लड़ा था तो क्या मुद्दे थे जो, और ऐसे क्या कौन से काम अधूरे रह गए थे जो आपने करे हैं अभी? मेरा जो मेन विज़न था उस समय, सड़कों की जो खराब स्थिति थी उनको सुधारना, शिक्षा प्रणाली में सुधार लाना और शैक्षणिक क्षेत्र में अच्छे काम करना। युवाओं के लिए औद्योगिक क्षेत्र मेरा मेन मुद्दा था, जिसके ऊपर मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। दूसरी शैक्षणिक गतिविधियों जैसे खेलकूद भी अगर आप देखते हैं तो हमारे यहाँ से बच्चे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जाकर के जिले का नाम रोशन करने का काम कर रहे हैं। हमने एक उप तहसील बनाई, एक तहसील बनाई, एक नगर परिषद की कार्रवाई चल रही है, एक इंडस्ट्रियल एरिया की कार्रवाई चल रही है और झिरना लिफ्ट इरीगेशन आई है। अभी हमारे लिए मुख्य जो है खंडवा लिफ्ट इरीगेशन है, एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है, 6 गाँव को नगर परिषद बनाने का है और देशगांव में इंडस्ट्रियल एरिया हम लोग लाने का प्रयास कर रहे हैं। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि युवा हैं आप और बेरोजगारी जो है इस कदर की है आपकी विधानसभा में कि लोग इधर उधर पलायन कर रहे हैं। देखिए, लगभग खंडवा से 20 साल पिछड़ा हुआ क्षेत्र है वो, मुझे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। हम उसको अभी खंडवा के इक्विवेलेंट लाने का प्रयास कर रहे हैं कि फर्स्ट तो ये कि गड्ढे कैसे भरे जाए। सड़कों की व्यवस्था खराब थी, जब सड़कें ही खराब रहेगी तो किसान कैसे तरक्की करेगा, अनाज कैसे ले जाएगा, खेतों में आवागमन कैसे करेगा। तो सड़कों की स्थिति में लगातार हम लोग विकास कर रहे हैं और सड़कें इतनी हमने पास कराई है कि खंडवा जिले में शायद ही कहीं पर इतनी सड़कें पास हुई है। मेरे पास मैं प्रमाण में बात कर रहा हूँ। हमने जो विकास कार्य किए हैं वो लगातार जनता के बीच में है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि जनता किस ओर जाती है। शेख रेहान, बंसल न्यूज़, खंडवा। और चलिए बारी है चुनावी जायका लेने की। हमने बड़वानी की सेंधवा विधानसभा से क्षेत्र के विकास और 2023 में जनप्रतिनिधि को लेकर उनकी राय जानी। चुने हुए जनप्रतिनिधियों से कितने हैं क्षेत्र की जनता की संतुष्ट? चुनावी जायका को लेकर आज पहुंचे हम सेंधवा में। चुनाव आ रहे हैं और जनता की वर्तमान सरकार से बहुत अपेक्षाएं थी, लेकिन ये सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी। सेंधवा विधानसभा आदिवासी बहुल्य विधानसभा है और यहाँ का आदिवासी किसान, एक समय था जब ये हमारे यहाँ की मंडी जो थी एशिया की प्रसिद्ध मंडी हुआ करती थी और यहाँ का कपास उद्योग इस क्षेत्र का बड़ा रोजगार का साधन था। लेकिन सरकार की उदासीनता की वजह से यह उद्योग धीरे धीरे महाराष्ट्र में शिफ्ट हो गया और यहाँ का आदिवासी किसान पलायन करने को मजबूर हो। सरकार गरीबों किसान को लेकर चले। महंगाई देखो,
कुछ जवान आसमान छू रही है। हर चीज़ में गरीब लोग है बेचारा परेशान है। 200 रुपये किलो तेल दे रहे, 200 रुपये किलो 200 रुपये दाल दे रहे। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार बदले और जो वैकल्पिक व्यवस्था है जो किसानों की, उनको सही ढंग से सुचारू रूप से चालू करे। वो कैसा कार्य और क्या उम्मीद है? उम्मीद तो हमारी सरकार बीजेपी की है, उससे उम्मीद है हमारी, और जो हमको चाहिए वो हमें मिल रहा है। चुनावी जायका है, चुनाव भी आ रहा है, वो भी आ रहा है ना, वो भी। तो कैसे देखते हो, क्या कैसा होना चाहिए? अभी देखो राजनीति है ये, तो क्या इसमें भी कोई गणित लगा नहीं सकते अपन। ये जनता के ऊपर है, जनता समझदार है क्या कि किसको लाना किसको नहीं लाना, ये जनता अच्छी तरह जानती है। अभी क्या ऐसी उम्मीद है जो क्षेत्र में जो होना चाहिए था और अभी तक नहीं हुआ? अभी महंगाई कम होना चाहिए, गैस टंकी के भाव बढ़ गए है ना, हर चीज के मतलब सामान के भाव बढ़ गए। जनता त्रस्त है, यहाँ उद्योग नहीं है, यहाँ पे ये पलायन कर रहे मजदूर लोग महाराष्ट्र में, कोई गुजरात में, उनकी मजदूरी बराबर मिल नहीं रही। यहाँ चुनावी जायका भी है, तो किस तरीके से देखते हो चुनाव को? सर चुनाव के दृष्टिकोण से देखें तो अच्छा है, जो चल रहा है वो बढ़िया है। अभी कौन है विधायक अभी यहाँ से विधायक है रावत साहब कांग्रेस से। कैसे कार्य है उनके कार्य के? उनके भी बढ़िया कार्य सर। क्या क्षेत्र में क्या होना चाहिए जिससे व्यवसाय बढ़े? और बस सर युवाओं में जो रोजगार की जो कमी है वो सबसे ज्यादा, और जो पलायन हो रहा है वो रुके। क्या उम्मीद सरकार से किस तरीके का? देखो तो हम तो यही चाहते हैं कि अभी सबसे वर्तमान में सब बेरोजगार युवा साथी है और पढ़े लिखे बहुत हो गए हैं और कोई भी सरकार कोई काम नहीं कर रही है ना। तो हम ये चाहते हैं कि विकास हो और अच्छा प्रतिनिधि बने और विकास हो, क्योंकि महंगाई बहुत हो गई है, भ्रष्टाचारी भी बहुत हो गई है, कोई काम नहीं हो रहे हैं पंचायतों में, तो विकास तो कहीं से कहीं नहीं हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि अच्छा प्रतिनिधि चुनेंगे, युवा को लाएंगे। युवाओं का कहना है कि सरकार कोई भी हो उनको रोजगार चाहिए, रोजगार अगर मिलेगा तो पलायन भी रुकेगा और यहाँ के गरीब मजदूर है वो यहीं रहकर अपना जीवन यापन करेगा। और चलिए अब जन का मन भी जान लेते हैं। सोनकच्छ विधानसभा में हमने लोगों से जाना 2023 को लेकर वो क्या चाहते हैं और वो कौन से मुद्दे हैं जो छाए रहेंगे और विकास के काम अभी क्या यहाँ होने बाकी हैं। तमाम मसलों पर बातचीत की। क्या लगता है 2023 में कौन बनेगा? अब 2000 भाजपा की सरकार बनेगी। भाजपा ने काम करा है, मतलब काम करा है, वो तो यहाँ पे नहीं करने दे रहे लोगों। बाकी नहीं तो भाजपा की सरकार रहती तो अच्छा काम सब दूर से कर रही है, कुटी दे रही है, लोन दे रही है। अभी सभी को लोन दिया है, गरीब लोगों को 5-5 लाख दे दो, 6-6 लाख का। उसके बाद कुटी मिली सभी को, गरीबी रेखा में कॉपी नहीं उनका, सबको चावल गेहूँ फ्री पे दे रहा है, एक महीने का पैसा ले रहा है, 1 महीने फ्री दे रहा है। होना चाहिए, काम तो होना चाहिए। हमारा क्षेत्र वैसे ही पिछड़े हुए क्षेत्र में गिनती है। इस क्षेत्र की कुछ ऐसी स्कीम आना चाहिए, लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े, यहीं के लोग यहीं रुके रहें। आप किसकी सरकार बनेगी? अब देखो जो कहीं अब बनता का अब अपन कैसे कर सकता है, अपन तो मतलब जनता पार्टी के आदमी है। जनता देना चाहोगा? हाँ वोट दीजिए। अच्छा हाँ चलिए इसी के साथ खास चुनावी कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।